जय सिया राम बच्चों, मैं जय प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय सारम स्टडीज में। तो क्लास 12 कैसे हैं आप लोग? ऑलरेडी हमने क्लास 12 के लिए जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने डेरिवेशन निकाला था। अगर डायपोल के पॉइंट अगर एक्सियल पोजिशन पर है या उसके इक्वेटोरियल पोजिशन पर है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, जैसा आपने बोर्ड्स पे देख रहे होंगे, गॉसेस लॉ है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12। आप जिस भी बोर्ड्स में हो, जिस भी स्टेट में रह रहे हो भारत के, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 नंबर आपके हाथ से जाने नहीं चाहिए। तो इससे ये क्या पूछेगा क्वेश्चन, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। डायरेक्ट गॉसेस लॉ पूछता है, उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन पूछता है, गॉसेस लॉ से रिलेट करके कोई ना कोई न्यूमेरिकल या आपको किसी तरह के उसके जो एप्लीकेशन होते हैं उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आज की वीडियो को स्किप मत करिएगा। बाकी जो वीडियोस हैं क्लास इस 12th के लिए इस फर्स्ट चैप्टर से, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, किसी भी तरह का फिगर पहले से नहीं है, किसी तरह का फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ नहीं है, किसी तरह की लैंग्वेज पहले से लिखी हुई नहीं है। आपको कैसे लैंग्वेज बनानी है, आपको कैसे फिगर बनाना है, कैसे फॉर्मूला डिराइव होकर आएगा, वो सब आपके सामने होगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास 12th में है। 10th में तो है नहीं कि छोटा सा सिलेबस है, थोड़ा सा रट लिया काम हो जाएगा आपका। तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो रटने से तो काम नहीं चलेगा। क्यों, सही कह रहा हूं ना? तो बस ठीक है, तो चलिए मेरे साथ 5 से 7 मिनट बने रहिए। आपका गॉसेस लॉ से रिलेट करके जो भी टॉपिक्स है, जो भी मतलब क्वेरी होती है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके प्रूविंग को भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गॉस ने क्या कहा था। उससे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अगर प्लेन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या था? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अगर हम डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो ये फॉर्मूला रहेगा। अदरवाइज आपने ये फॉर्मूला भी देखा होगा, ई डी ए कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये प्लेन सरफेस के लिए। अब गॉस का जो लॉ होता है वो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए बात करता है। तो गॉस के लॉ ने क्या कहा, यानी कि गॉस ने क्या कहा बेसिकली, तो उन्होंने कहा कि किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस में अगर आप टोटल जो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो जो उसकी वैल्यू है, उस एक क्लोज्ड सरफेस में जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उसके 1/ε0 टाइम्स होगा। या आप कह सकते हो कि चार्ज और एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशियो है चार्ज के साथ, वही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा टोटल एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर। चलिए अब इसकी लैंग्वेज को हमने समझ लिया, आसान भाषा में समझा कि कोई भी एक क्लोज सरफेस है ना। जैसे मान लीजिए स्फीयर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, तो एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है। अब जितना भी चार्ज प्रेजेंट हो, Q1 Q2 Q3, तो जितना भी उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है एक क्लोज सरफेस के अंदर, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी कि उन दोनों का रेशियो होगा। तो चलिए अब लैंग्वेज देखते हैं क्या है गॉसेस लॉ की। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स in a closed surface in a vacuum, और एयर भी कर सकते हैं आप, in a vacuum will be 1/ε0 times the total charge present in it। यानी कि कोई भी एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है उसके 1/ε0 टाइम्स जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहने वाला है। यानी कि आप कह सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू होगा Q/ε0। ये लैंग्वेज लिखना चाहें तो आप ये लिख लें, अदरवाइज आप चाहें तो कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन अ क्लोज सरफेस टू दी, किसके साथ है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ। तो द रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन अ क्लोज सरफेस टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दिस इज नोन एज द गॉस लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या है, समझ में आ गया?
इसी बात को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई डी एस इंटीग्रेशन एक क्लोज सरफेस। तो इंटीग्रेशन किसका? क्लोज सरफेस। यानी कि मान लीजिए आपकी एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट है Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, ठीक है। तो हर जगह आप एक एरिया वेक्टर, छोटा एरिया वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो एक छोटा अगर यूनिट वेक्टर लें और उसकी वैल्यू पे यहाँ पे हम निकालें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, और सभी का हर जगह ऐसे ऐसे निकालते हुए चले जाएं, हर एक पोजीशन पर, हर एक एरिया वेक्टर पर हम क्या निकाल लें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें। और जब सबका सम करेंगे, जब सबका सम करेंगे तो वही आपका क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आएगा, यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ईडीएस। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए, तो यही बात आपका गॉस ने कही थी। तो लैंग्वेज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। हालांकि लैंग्वेज बहुत ही आसान है, आप खुद बना सकते हैं, बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये सरफेस है, इस सरफेस पे हमारा Q चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये प्लस Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाएगा, अगर ये माइनस Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो मान लेते हैं ये प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में जा रही होगी। तो इस तरह से आपकी इस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? मान लीजिए यहां से जो दूरी है, यानी कि चार्ज से सरफेस की जो दूरी है वो कितनी है? सपोज कर लेते हैं r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो हर जगह पे, यानी हर पॉइंट की जो दूरी है इस Q चार्ज से वो कितनी है? r है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। मान लेते हैं इस इतने छोटे से एरिया पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर की ओर जाएगा, यानी कि ये E हो गया। अगर हम यूनिट वेक्टर देखें तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। यूनिट वेक्टर, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये भी यही होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो थीटा होगा वो 0 होगा, क्योंकि एरिया यूनिट वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो उस कंडीशन में आपका जो टोटल आपका जो एंगल होगा दोनों के बीच में वो 0 होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं। हमें फाई ई कैलकुलेट करना है इस यूनिट वेक्टर पर, एरिया पर, छोटे से। इसको आप सपोज कर लीजिए एरिया है ds, छोटा एरिया है तो आपने ds मान लिया। चलिए देखते हैं। क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। अब इसी को अगर हम डॉट प्रोडक्ट से बाहर निकलेंगे तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा। अब जैसा मैंने बताया दोनों के बीच में, यानी कि जो एरिया वेक्टर है और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं ई डी एस। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है, प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, हर जगह प्लस क्यू चार्ज है, यानी कि प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी बार बार क्या आएगा? क्योंकि चार्ज एक ही जैसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही जैसी निकल के आएगी। यानी कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ई क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds। अब छोटे 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 एरिया को अगर हम निकालेंगे तो एक बड़ा एरिया निकल आएगा, सबका सम करेंगे तो E ये हो जाएगा S। अब देखते हैं E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो क्या होती है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और इसके टोटल एरिया की बात करें तो इसका जो टोटल एरिया है वो 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आया वो आ गया Q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमें प्रूव करना था, यही गॉस ने कहा था। तो देखिए हमने प्रूव कर लिया ना। तो बहुत ही कम समय का है और 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इससे आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसी के साथ आपके इससे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं गॉसेस लॉ से, तो वो भी पूछा जाता है। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है जो आपको ध्यान रखना है। अब जो गॉसियस सरफेस है उसका एरिया क्या कोई कुछ भी हो या उसका जो है शेप या साइज कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो सेम है। तो मतलब कहने का क्या है, मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे ये एक क्यूब है और इसमें क्यू चार्ज प्रेजेंट है। यहां मान लेते हैं हमारा एक सिलेंडर है, इसके अंदर क्यू चार्ज प्रेजेंट है। ये हमारा एक स्फीयर है, इसके अंदर भी हमारा क्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो हर जगह जो चार्ज प्रेजेंट है हमारा वो सेम है। तो अगर चार्ज सेम है तो शेप या साइज कुछ भी हो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो फाई ई है यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमेशा बराबर होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा, चाहे यहाँ पे बात कर लीजिए E1 के बराबर होगा, फाई E2 के बराबर होगा, फाई E3 के। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता अगर उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो अगर सेम है। तो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, या इससे क्या निकल के आएगा सामने, कि जो भी आपको चार्ज देखना है वो सरफेस के अंदर होना चाहिए, इनसाइड द सरफेस होना चाहिए, ना कि सरफेस के बाहर। यानी अगर हमारी मान लीजिए ये सरफेस है और हमारे पास यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ -Q4, यहाँ पे Q5 और यहाँ पे Q6। तो आप देखेंगे हमारे पास 4 चार्जेस प्रेजेंट हैं, Q1, Q2, Q3 और -Q4 वो सब इनसाइड है और Q5 और Q6 जो चार्ज है वो बाहर है। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो टोटल चार्ज, अब जो टोटल चार्ज है उसको लिख लें। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम उन्हीं चार्जेस को कंसीडर करेंगे जो सरफेस के इनसाइड होंगे, यानी कि जो आपका जो भी शेप है उसके जो अंदर आपका जो चार्ज होगा उसी पे डिपेंड करेगा। जो बाहर चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ये आपका दूसरा पॉइंट है जो आपको गॉस लॉ में ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है, अब मान लीजिए कोई ऐसी सरफेस है जिसके फेसेस बराबर हैं, यानी कि सेम फेस हैं, जैसे कि मान लीजिए क्यूब है। अब ये हमारा मान लेते हैं क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर एक क्यू चार्ज प्रेजेंट है। अभी जो क्यू चार्ज प्रेजेंट है इसकी वजह से जो फाई ई नेट आएगा वो किसके बराबर आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये आइडेंटिकल सरफेस के लिए है, तो अगर एक फेस पे आपको कैलकुलेट करना हो किसी एक फेस पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन। एन नंबर ऑफ फेसेस के लिए है, क्योंकि आपको एक फेस पे चाहिए। मान लीजिए इसके 6 फेस है, उसमें से आपको एक फेस पे चाहिए, तो एक फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा उसके लिए आप यहाँ पे अपॉन एन यानी कि आप 6 से डिवाइड कर देंगे। अगर 2 फेसेस पे पूछा जाएगा तो आप उसी तरीके से इसको जितना भी निकल के आएगा एक फेस के लिए आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 फेस के लिए निकल के आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि आप कह सकते हैं किसी एक फेस के लिए जो कि आइडेंटिकल फिगर है उसके लिए आपका जो चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा एफ ई नेट डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ साइड्स के। तो आपका ये जो टॉपिक है गॉसेस लॉ वो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय सिया राम।